दीपिका, दीपू के नाम से हम बुलाते थे उसे। सेकंड स्टैंडर्ड में मेरी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन अचानक से एक दिन स्कूल में कुछ हुआ और उसने बहुत अजीब तरह से कुछ हरकतें करनी शुरू कर दी। बहुत टाइम बाद मुझे पता चला कि उसे मिर्गी के दौरे पड़े थे। तो हैरानी होगी ये जानकर कि स्कूल से दीपू को निकाल दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे मिर्गी के दौरे पड़ते थे। उसके पेरेंट्स ने उसका नाम कटवा दिया। दीपू एक अकेली नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो मिर्गी की वजह से ऐसी कई अपनी आधारभूत चीजों को, जरूरतों को नहीं पूरा कर पाते हैं, क्योंकि वो एक स्टिग्मा लेकर अपने साथ चलते हैं। मिर्गी क्या है, किससे होती है, क्यों होती है, क्या ये वाकई इतनी भयावह है कि आप अपनी जिंदगी को आम तौर पर या नॉर्मल तरीके से नहीं जी सकते? जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नेहा कपूर। स्वागत है मैम। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि मिर्गी क्या है, ये किससे होती है और ये किस तरह से किसी को इफेक्ट करती है? जो ये मिर्गी की बीमारी है, इसमें बेसिकली पेशेंट को दौरे पड़ते हैं। इसको फिट्स या एपिलेप्सी या सीजर्स के नाम से भी जाना जाता है। और पुराने जमाने में ये कहा जाता था कि ये कोई भूत प्रेत की बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। ये सारे इसके मिथ्स हैं, ये सब सच नहीं है। मिर्गी एक ब्रेन का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसके कारण पेशेंट को अलग अलग टाइप के दौरे पड़ते हैं। अब हमारे को कॉमनली जो एक दौरा दिखता है उसमें हाथ पैर झटकते हैं, आंखें ऊपर को चढ़ सकती है, जीभ कट सकती है, मुंह से झाग आ सकते हैं, कपड़ों में यूरिन या स्टूल्स भी निकल सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन टाइप का दौरा है, इसको एक जनरलाइज सीजर का भी नाम दिया गया है। इसके साथ और भी बहुत सारे 100-200 टाइप के लक्षण है मिर्गी के दौरे के, जिसमें पेशेंट को सीजर्स या फिट्स हो सकते हैं। जैसे अचानक से पेशेंट कहीं देखते देखते गुम हो गया और कुछ मिनट के लिए वो पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता है, उसको हम एब्सेंट सीजर्स कहते हैं। या उसको अचानक से ऐसे चौंकने वाले झटके लग रहे हैं, जो कुछ ब्रीफ सेकंड्स के लिए होता है। कभी कभार ये झटके इतने तेज होते हैं कि इंसान खड़े खड़े गिर जा रहा है, या उसके हाथ में कोई चीज पकड़ी हुई तो वो हाथ से छूट जाती है। तो दौरे, फिट्स या मिर्गी के बहुत सारे टाइप्स ऑफ साइन, सिम्टम्स या लक्षण होते हैं। उनको हमें पिकअप करना होता है ये देखने के लिए कि ये मिर्गी के दौरे हैं कि नहीं। जी, तो मिर्गी दिमाग से जुड़ी हुई कोई समस्या है? अक्सर ये भी कहा जाता है, पुराने टाइम में तो बहुत लोग कहते थे कि मिर्गी है, अरे पागलपन की तरफ जा रहे हैं, आपका दिमाग ठीक नहीं है, मानसिक बीमारी। असल में ये दिमाग से शुरू कैसे होती है? कौन सा दिमाग के हिस्से को ये प्रभावित करती है कि ये फिट्स पड़ने लगते हैं? मिर्गी, जैसे मैंने कहा है कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसलिए अगर हम लोग डीप इनटू दी कोर जेनेसिस या पैथोजेनेसिस जो हम लोग कहते हैं उसमें जाएं, तो एक तरीके से ये ब्रेन के इलेक्ट्रिकल वायर्स की कुछ मिसफायरिंग है। ठीक है, एक तरीके से जो हमारे ब्रेन के डिस्चार्जेस होते हैं उसमें सडनली वो हाइपर सिंक्रोनाइजेशन हो जाती है, जिसका मतलब है कि वो उनकी एक्टिविटी बढ़ने के कारण मिर्गी के दौरे या फिट्स आने लग जाते। ये एक ब्रेन का डिसऑर्डर है, ये कोई पागलपन की कोई बीमारी नहीं है या कोई ये भूत प्रेत की कोई बीमारी नहीं है। ये एक एक्चुअली एक साइंटिफिक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, जिसका एक बेसिस है, इसके प्रॉपर एक पाथवे बनता है ब्रेन में। बहुत सारे कारण होते हैं मिर्गी के दौरे पड़ने के, स्टार्ट सारे ही दिमाग से होते हैं। कभी कभार बॉडी में कभी कभी कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि हमारा सोडियम या कैल्शियम के ऊपर नीचे होने के कारण, या एज सिंपल एज अ लो शुगर। आपका 40 के नीचे शुगर चले जाता है तो आपको मिर्गी का दौरा पड़ सकता है, आप कोमा में भी जा सकते हैं। तो बॉडी में ऐसे कुछ भी सिस्टम हो सकता है जो ब्रेन को इफेक्ट करे, जो दौरे ट्रिगर कर सकता है, या फिर प्राइमरी रीजन की ब्रेन में ही कोई ऐसी दिक्कत आ गई जिसके कारण हमें दौरे पड़ रहे हो, मिर्गी के फिट्स पड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने 2-3 तरह की चीजें यहाँ पे बताई, जैसे कि किन किन कारणों से दौरे पड़ सकते हैं। जहां तक मैंने सुना था पहले भी, क्योंकि बहुत सारे मिथ मिर्गी को लेकर हैं समाज में, लोगों को शायद पता ही नहीं है कि असल में मिर्गी है क्या। तो क्या एक ही तरह की मिर्गी है, या इससे ये समझ आता है कि नहीं ये अलग अलग प्रकार की हैं, कि ये जो एपिलेप्सी आपको है ये इस वजह से है क्योंकि कोई डेफिशिएंसी है? सो कुछ प्रकार भी हैं इसके? यस, मिर्गी की हमारी एपिलेप्सी क्लासिफिकेशन है जो एक न्यूरोलॉजिस्ट फॉलो करता है। बट मैं अगर आपको सिंपली समझाऊं तो एक तो है कि हम लोग इस चीज को डिवाइड करें कि हमारे मिर्गी के दौरे कैसे हैं। जनरलाइज सीजर है, जैसे चारों हाथ पैर झटक रहे हैं, पेशेंट बेहोश हो रहा है, मतलब पूरी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। या पार्शियल सीजर्स है या फोकल सीजर है, इसमें हमारा सिर्फ एक हाथ झटक सकता है, सिर्फ एक हाथ में एक सेंसरी सी सेंसेशन आने लग सकती है। या पेशेंट को, जैसे मैंने आपको बताया कि एब्सेंट सीजर्स होते हैं या विजुअल ऑराज आते हैं,
कभी कभी ऑडिटरी ऑराज आते हैं कि कभी कुछ सुन रहा है जो नहीं है, या कुछ लोगों को रबड़ स्मेल जैसे एक फीलिंग आती है कि कहीं कोई रबड़ जल रहा है बट आसपास कोई रबड़ जल नहीं रहा होता है। तो ये सारे विजुअल, ऑडिटरी या ओल्फैक्टरी होते हैं मिर्गी के फिट से रिलेटेड। तो मिर्गी अलग अलग टाइप की होती है, चारों हाथ पैर झटक सकते हैं, या बॉडी का एक पार्ट या एक सेंसेस इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर हम बात करें उसके कॉज की या इटियोलॉजी की, तो उसके बहुत सारे कारण हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जेनेटिक कारण टू समथिंग की जो इन्फेक्शन से रिलेटेड है, या कोई हमारे जो हमारे सोडियम पोटेशियम चैनल्स होते हैं उनकी म्यूटेशन की वजह से है, या आपको ब्रेन में कोई ब्रेन ट्यूमर हो गया, कोई गांठ हो गई इन्फेक्शन की, या कोई आपको ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी हो गई, आपका एक्सीडेंट हो गया उसके बाद दौरे फिट स्टार्ट हो गए, या फिर बहुत कॉमन होता है स्पेशली एडल्ट्स में कि न्यू ऑनसेट एपिलेप्सी इन अ यंग पेशेंट, उसमें हमें कभी कभी दिमाग में सिस्ट देखने को मिलते हैं जिनको एनसीसी कहा जाता है, कीड़े की गांठ होती है जो ब्रेन में डेवलप करती है, और उसका कॉमन सिम्टम दौरे या हेडेक्स होता है। तो बहुत कारण है बेबी के। डॉक्टर साहब, जो बातें आप बता रहे हो उससे ना एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, क्योंकि पैनिक अटैक्स भी आते हैं, एंजाइटी अटैक्स भी लोगों को होते हैं। तो मैं आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ये जो जिस तरह जो भी आपने सिम्टम्स बताए उसमें से बहुत से ऐसे थे जो एंजाइटी या पैनिक अटैक में देखने को मिलते हैं, तो आप डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, कैसे समझेंगे कि ये जो है ये एपिलेप्सी का ही? ये जो आप कह रहे हैं बहुत ही कॉमन सिम्टम है जो हम ओपीडी में डील करते हैं, ट्रू सीजर्स वर्सेस फॉल्स सीजर्स। मतलब ये दौरा है या ये दौरे जैसी कोई और बीमारी है, इसको हमने सूडो सीजर्स का भी नाम दिया गया है। और इस चीज को डिफरेंशिएट करने में डेफिनेटली एक न्यूरोलॉजिस्ट है जो अपने एक तो हिस्ट्री और एग्जामिनेशन पे पेशेंट के साथ बैठ के, हमें कुछ होते हैं चीजें जिनके हम हिस्ट्री में और एग्जामिन करके, या पेशेंट की वीडियोस, आजकल मोबाइल फोन्स का ये हेल्प है कि कभी भी पेशेंट को फिट या दौरा पड़ा या पैनिक या एंजाइटी अटैक पड़ा तो आप एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपने डॉक्टर को दिखा सकते हो। तो वो एक कुछ क्लासिकल चीजें होती हैं जो हमारी फेवर करती हैं कि ये ट्रू सीजर्स है या ये फॉल्स सीजर्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक उसकी बेसिक सेटिंग होती है। पैनिक अटैक्स एंड एंजाइटी अटैक्स में हमेशा बैकग्राउंड हिस्ट्री हमें मिलती है ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन या सम ट्रिगर दैट इज कॉजिंग दैट पैनिक अटैक या एंजाइटी इशू। उसके अलावा हमारे पास पे कुछ टेस्ट भी होते हैं, ब्रेन की एक जांच होती है जिसको ईईजी कहा गया है। तो उससे हम लोग ये बिटवीन ट्रू सीजर्स एंड फॉल्स सीजर्स के बीच में डिफरेंशिएट करके इस्टेब्लिश कर पाते हैं। कभी कभी फैमिली या पेशेंट एक्सेप्टिंग नहीं होता है, वो कहते नहीं मुझे तो दौरा है, बट वो होता सूडो सीजर है। तो वो ईईजी की मदद के साथ हम लोग डिफरेंशिएट कर पाते हैं 99% केसेस में कि ये ट्रू सीजर है या फॉल्स सीजर है। इसमें कुछ फ्रीक्वेंसी भी मैटर करती है कि इतनी फ्रीक्वेंसी में आपको हो रहे हैं, या टाइमिंग, जैसे कि अगर महीने में एक बार या 2 बार अगर आपको हो रहे हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजर्स है वो हमको, जिस पेशेंट को तो ट्रू सीजर्स है और हमने अगर पेशेंट को दवाइयां स्टार्ट की हैं तब तो वी वांट कि एटलीस्ट इनिशियली विद आवर मेडिसिन कि हमारे पेशेंट के सीजर्स कम होने लग जाए। तो पहले किसी को अगर महीने में 4 बार हो रहा था तो वो एटलीस्ट कम डाउन कर जाए टू 1 to 2 सीजर्स, एंड ऑफ कोर्स उसके बाद नेक्स्ट विजिट में हम दवाई बढ़ा सकते हैं। अल्टीमेटली आवर टारगेट इज दैट पेशेंट शुड बी सीजर फ्री, हमें सीजर फ्रीडम चाहिए। सो ऑफ कोर्स फ्रीक्वेंसी दिन में एक बार हो रहा है, महीने में एक बार हो रहा है, वो हमारे लिए जानना जरूरी है। एंड कभी कभार जैसे पेशेंट्स आजकल इतने अवेलेबल है, डॉक्टर्स एवरी अराउंड इवन इन दी सेकंड टायर सिटीज, सो पेशेंट्स कभी कभी डॉक्टर्स चेंज कर लेते हैं, कभी कभी उनकी फॉर सम XYZ रीजन दवाइयां चेंज हो जाती है। कभी कभी मिर्गी की दवाइयां चेंज करने में या दवाइयों का ब्रांड चेंज करने में भी पेशेंट को सीजर आने लग जाता है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी दवाई पे कितनी डोज पे पेशेंट सीजर फ्री था और कब कहाँ चेंज हुआ जहाँ फिर से सीजर आने लगा। तो ऑफ कोर्स फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस हिस्ट्री में, ओपीडी में, फॉर एवरी विजिट कि कैसा पेशेंट का कंट्रोल है। ठीक, तो इसमें कुछ ट्रिगर पॉइंट्स भी होते हैं कि ये वो चीजें हैं जो होने से, जैसे कि पैनिक अटैक होता है या कुछ, तो कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं क्या? तो अगर मैं ट्रू सीजर्स की बात करूं, ट्रू सीजर्स के हर पेशेंट को हम कहते हैं कि उनकी रात की नींद अच्छी होनी चाहिए। कम से कम आप 7 से 9 घंटे का एक एडल्ट का स्लीप ब्रैकेट होता है, आप एटलीस्ट अपनी नाइट टाइम स्लीप रखें प्रॉपर, क्योंकि वो नाइट टाइम स्लीप जो होती है वो प्रोटेक्टिव होती है अगेंस्ट सीजर्स। ब्रेन को एक वो कवर दे के रखती है। ऐसे नहीं कि हम 4 घंटे दिन में सो रहे, 4 घंटे रात में सो रहे, 8 घंटा हो गया, इट डजंट वर्क लाइक दैट। रात की नींद प्रॉपर होनी चाहिए क्योंकि स्लीप डेप्रिवेशन कैन कॉज सीजर। उसके अलावा देन देयर आर सर्टेन रिफ्लेक्स एपिलेप्सी। रिफ्लेक्स एपिलेप्सी का मतलब कि हमको कुछ स्टिमुलस आया, उसके रिस्पॉन्स में हमारे बॉडी को सीजर आ रहा है।
तो ये रिफ्लेक्स एपिलेप्सी कॉमनली ब्राइट लाइट्स जो फोटिक स्टिमुलेशन होती है। सो आपने काफी सुना होगा, जैसे कुछ बच्चों को कार्टून्स देखते हुए या कोई ब्राइट प्रोग्राम चल रहा था जिसमें ब्राइट लाइट्स बार बार फोटिक, या फोन देखते देखते हो गया, तो वो ट्रिगर करता है रिफ्लेक्स एपिलेप्सी में। जनरली देयर इज अ ट्रिगर एंड देयर आर मेनी मोर रिफ्लेक्स एपिलेप्सी लाइक रीडिंग एपिलेप्सी या हॉट वाटर बाथ एपिलेप्सी की गर्म पानी सर पे गिरा और दौरा पड़ गया। ये थोड़े से रेयर सिंड्रोम्स हैं एपिलेप्सी के, बट देन देयर आर बहुत टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी एंड उसके अलग अलग स्टिमुलस भी होते हैं कुछ पेशेंट्स में, नॉट इन ऑल पेशेंट्स। तो ऑफ कोर्स जो स्टिमुलस है, जो ट्रिगर्स है, उनको अवॉइड करना है एंड दवाइयां रेगुलर लेनी है, क्योंकि दवाई नहीं लेंगे तो वो भी एक सीधे ट्रिगर कर देगा। आपने कहा कि नींद बहुत जरूरी है। हाँ जी। छोटे बच्चों में भी एपिलेप्सी देखी जाती है, वो 15-15 घंटे सो लेते हैं, तो वहाँ क्या कारण हो सकता है कि एपिलेप्सी का कारण अलग होता है। सो देर आर सर्टन एपिलेप्सी सिंड्रोम्स जो कॉमनली बच्चों में ही देखे जाते हैं, एंड देन देर आर सर्टन अदर रीजंस फॉर सीजर्स आल्सो इन अ न्यूबॉर्न। अगर हम न्यूनेट की बात करें या फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ होते हैं, तो उसमें सीजर्स का बहुत सारा कॉमन कॉज होता है, जो मैं पहले भी बताई थी, सिस्टमिक कॉज। बॉडी में कोई भी चेंजेस हुए जिसने ब्रेन पे इफेक्ट किया, उसकी वजह से सीजर हो गया। जैसे बच्चों में कॉमनली हाइपोग्लाइसीमिया होता है, कभी कभी बच्चा फीड नहीं कर रहा है ना, कभी ज्यादा गैप आ गया, तो शुगर लो हुई तो उससे सीजर हो गया, या बच्चे को इन्फेक्शन हो गया, या फर्स्ट 28 डेज लाइफ में जॉन्डिस होने का बड़ा रिस्क रहता है। तो कर्निक्टरिस करके भी एक बीमारी होती है, जब आपका बिलिरुबिन बहुत हाई चले जाता है, तो इट कॉजेज अ डैमेज इन ब्रेन। तो फर्स्ट 28 लाइफ में देर आर अदर डिफरेंट रीजंस फॉर हैविंग सीजर्स। देन देर आर सर्टेन मेटाबॉलिक कारण, जैसे पायरोक्सिन एक डेफिशिएंसी होती है बच्चों में, तो वो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में उसमें सीजर्स आ सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट। सो अलग अलग कारण होते हैं बच्चों में सीजर्स का, एंड ऑफ कोर्स वो थोड़े से डिफरेंट तरीके से हैंडल किया जाता है। उसमें दौरे की दवाइयां भी दी अलग टाइप से अगर जरूरत है। पहले तो मेटाबॉलिक या जो सिस्टम में कारण है उसको ठीक करना है, एंड ड्यूरेशन ऑफ मेडिसिन इज ऑल्सो डिफरेंट इन दीज काइंड ऑफ सीजर्स। अच्छा, आपने इतने सारे कारण बताए, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा ये है समझ पाना इसको। बच्चों में आपने कहा कि दवाइयां भी दी जाती हैं, तो एपिलेप्सी के लिए ट्रीटमेंट क्या मौजूद है? क्या ये ठीक हो जाता है पूरी तरह से? देखिए, इट इज अ वेरी सिंपल थिंग। मैं अपने पेशेंट्स को बताती हूँ कि आपको अगर मिर्गी के दौरे हैं, तो आपको बस दवाई लेनी है, उससे आपका मिर्गी या दौरे फिट्स कंट्रोल में रहेगा। जैसे आप मान लो डायबिटीज है, डायबिटीज की आप दवाई लेते तो आपका शुगर कंट्रोल में रहेगा, जब आप डायबिटीज की दवाई छोड़ दें तो आपका शुगर बढ़ जाता है। सेम इज फॉर एपिलेप्सी। एपिलेप्सी के बहुत मेडिकेशंस हैं। इन द लास्ट 50 इयर्स हम लोग को बहुत ही ज्यादा न्यू एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स मिले हैं, और हम लोगों को स्पेसिफिक जो है मेडिकेशन से बहुत ज्यादा हेल्प मिली, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक्स हैं। कुछ हमारे न्यूअर जो जनरेशन ऑफ एपिलेप्सीज आए, मेडिकेशन आए एपिलेप्सी के लिए, साइड इफेक्ट्स कम है, बर्डन फॉर कॉग्निटिव, जैसे मेमोरी पे भी कभी कभी असर आता है उन दवाइयों से, तो उसमें भी हमारा कॉग्निटिव बर्डन, बिहेवियरल इश्यूज, तो बहुत सारी मेडिसिन हैं जो ये सारी साइड इफेक्ट्स को कम कर देती है, और उनका एफिकेसी भी बहुत अच्छा है कि वो दवाइयों से वेल कंट्रोल है। तो आपको अगर मिल गई है तो आपको दवाइयां लेनी है, टाइमली लेनी है, और उसमें बस अपना एक प्रॉपर अपना स्लीप शेड्यूल मेंटेन करना है। हाँ, रेयरली कभी कुछ पेशेंट्स में होता है कि दवाइयां देने के बावजूद भी हमारे दौरे कंट्रोल नहीं होते, तो वो रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी एक प्रॉब्लम में पेशेंट चले जाता है। तो उसके लिए हम लोग का और तरीका होता है हैंडल करने का। कुछ प्री वर्कअप किया जाता है, प्री सर्जिकल वर्कअप किया जाता है। अगर कोई पर्टिकुलर फोकस मिलता है जिसको हम सर्जरी करके रिमूव कर सकते हैं, तो कभी कभार एपिलेप्सी सर्जरी भी पेशेंट को ऑफर की जाती है, बट ये सब पेशेंट्स में जरूरत नहीं पड़ती। ओनली फॉर अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पेशेंट्स एपिलेप्सी सर्जरी ऑफर किया जाता है। एक एग्जांपल है मेरे पास। मैं शायद तब 10th या 9th स्टैंडर्ड में थी। हमारे नेबर में एक दीदी थी। फीमेल के लिए एपिलेप्सी एक बड़ी चीज हो जाती है, क्योंकि वो दौरे फेस कर रही हैं, उन्हें शादी भी करनी है, एक सोशल स्टिग्मा है, फिर उनको फैमिली भी आगे बढ़ानी है, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर एडिशनल होती हैं जो मेल्स पर नहीं होती हैं। तो वो जो दीदी मेरे नेबर में थी, उनको ये दौरे आते थे। उस टाइम पर ये था कि आप अगर किसी को बताते हैं तो शादी नहीं होगी, शादी की गई, बताया नहीं गया आगे ससुराल में, फिर उनका तलाक हुआ। वो एक कोई मेडिसिन, एक कोई टैबलेट डेली लेती थी। जिस दिन उनकी वो टैबलेट मिस होती थी, उस दिन उनको फ्लिट्स आते थे। तो कुछ ऐसा भी है कि वो एक जो गोली, क्योंकि मैंने इसलिए बताया कि बात पुरानी है, अभी एडवांस ट्रीटमेंट्स भी आए होंगे,
तो क्या ऐसा है कि एपिलेप्सी अगर आपको है, दौरे भी आ रहे हैं, तो आपको मेडिसिन ताउम्र लेनी है, और अगर आपने एक भी दिन मिस करी तो फिर आप रिस्क में हैं? मैं आपके क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में आंसर करती हूँ। सेकंड पार्ट को पहले आंसर करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि दौरे की मेडिसिन है, वो फिक्स डोज पे फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे आपको लेना है। ब्रांड तक भी हम लोग पेशेंट्स को कहते हैं कि आप ब्रांड में चेंज करें, क्योंकि कुछ एमजी का डिफरेंस आ जाता है या दो की क्वालिटी का डिफरेंस आ जाता है, उसमें भी कभी कभार पेशेंट को फिट्स आते हैं। तो जैसे आप शुगर की मेडिसिन डेली ले रहे हैं, दौरे की मेडिसिन भी डेली लेंगे, बिकॉज दौरे का मेडिसिन आप एक भी मिस करते हो तो फिक्स ट्रिगर होने का चांस रहता है। ड्यूरेशन की बात करें तो हर एपिलेप्सी का एक हम न्यूरोलॉजिस्ट डिसाइड करता है कि मुझे कितना टाइम तक इस दवाई को देना है, जिसके बाद मुझे पता है कि पेशेंट को लीस्ट चांस हो रेकरेंस का, सीजर्स का, आफ्टर स्टॉपिंग द मेडिसिन। सो एंड इट अगेन डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द रीजन फॉर विच द दवाई की मेडिसिन इज गोइंग ऑन। जैसे आपको कोई ब्रेन में इन्फेक्शन है, वो उसमें हम जनरली 1 to 2 years तक दवाई देते हैं, पेशेंट सीजर फ्री रहता है, उसके बाद दवाई को धीरे धीरे कम करके बंद किया जाता है। सपोजिंग पेशेंट को कोई ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी है, उसकी वजह से ब्रेन में कोई स्कार बन गया है, स्कार एपिलेप्सी में लाइफ लॉन्ग चलती है, या कुछ जेनेटिक कारण है उसमें लाइफ लॉन्ग चलती है, कुछ सिंड्रोम्स। एंड मोस्ट ऑफ द एपिलेप्सीज में ज्यादातर हम लोग 3 to 5 years तक मेडिसिन देते हैं दौरे के। अगर 5 years सीजर फ्रीडम रहता है तो हम लोग ट्राई करते हैं कि दवाई को धीरे कम करके हम उसको बंद करें। रेफरेंस की चांसेस बहुत कम होता है, वो पेशेंट के साथ डिस्कस किया जाता है कि अगर रेफर करते हैं देन वी विल स्टार्ट इट अगेन। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूँ, लेडीज का आपने बताया था कि जैसे लड़कियों को दौरे पड़ते हैं तो मैरिज में प्रॉब्लम आती है, डिवोर्स में। सो ऐसा नहीं है, इट इज अ टैबू नॉट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड एंड नॉट एवरीवेयर इन इंडिया, बट यस बहुत बच्चे जो लड़कियां होती हैं जिनको मैरिजेबल एज होता है तो उनका कंसर्न रहता है कि घर वालों को, जो ससुराल वाले हैं उनको बताएं दौरे की है कि नहीं या ना बताएं। उसमें मैं यही एडवाइस रहती है कि देखिए आप दवाई तो आप अपनी कंटिन्यू रखिए, और दूसरा ये है कि जनरली फॉर गर्ल्स हम लोग ऐसी दवाइयाँ कोशिश करते हैं देने के लिए जिनका प्रेगनेंसी में कोई फर्क ना पड़े, ताकि बच्चे पे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो वो वैसी दौरे की दवाई जो मैंने आपको बताया कि रिसेंटली इतने एडवांसेस आ गए कि हमारे पास प्रेगनेंसी सेफ, ब्रेस्ट फीडिंग सेफ मेडिसिन है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है प्रेग्नेंट फीमेल को, एंड दे हैव द लीस्ट साइड इफेक्ट, लीस्ट इंटरेक्शन। तो वो इतनी दवाई अवेलेबल होगी कि अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि भैया अगर आपको दौरे है भी, जब आपकी बॉडी पे या आपके बच्चे पे, प्रेगनेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो आपके ससुराल वालों को भी क्यों फर्क पड़ेगा। ऐसे भी तो हो सकता है कि अभी आगे चल के हस्बैंड को कोई बीमारी आ जाए लाइक डायबिटीज और हाइपरटेंशन, तो वो भी तो भाई लाइफ लॉन्ग दवाई ले गए। तो आप बेबी की दवाई लाइफ लॉन्ग, अगर सपोजिंग आपका वैसे एपिलेप्सी, तो आप ले लीजिए, उससे आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कितने % चांसेस होते हैं कि मदर से ये चाइल्ड में? सी ये इस चीज का कोई ऐसा कोई है नहीं कि अगर मदर को दौरे पड़ रहे हैं तो बच्चे को भी पड़ेंगे। जैसे मैंने बताया कि हर टाइम दौरे का कारण क्या है ये हमारा जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉट ऑल एपिलेप्सीज आर जेनेटिक एपिलेप्सीज एंड नॉट ऑल सीजर्स बच्चों में जाए। ठीक है, सपोजिंग एक मदर है, उस ब्रेन में टीबी की गांठ होगी और उसकी वजह से उसको दौरे आ, तो वो तो टीबी की दवाई का इलाज लेगी, दौरे की दवाई का इलाज कुछ साल चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगी, उसने लाइफ लॉन्ग दवाई खानी नहीं है। अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो उसके बच्चे को दौरे नहीं पड़ेंगे। So, मैं आपको बताना चाहती हूँ इस सवाल के पीछे वही केस है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। जो वो मेरे नेबर थे, उनकी मदर को थी और उनके 4 बच्चे थे, चारों बच्चों में एपिलेप्सी की दिक्कत थी, जिनमें से एक की तबीयत ठीक नहीं रही, शादी हुई, तलाक हुआ और बहुत ही अर्ली एज में वो चले गए। लेकिन बाकी जो 3 बच्चे हैं वो अपनी नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं। तो ये हो सकता है कि एक सोर्स से जो एपिलेप्सी हुई है वो डिफरेंट टाइप ऑफ एपिलेप्सी हो। जैसे बता रहे हैं कि एक मदर से 4 बच्चों का एपिलेप्सी, तो ये तो बहुत ही हाईली पेनिट्रेंट जीन फैक्टर में देख रही हूँ कि ऑल 4 ऑफस्प्रिंग्स में एक्सप्रेस हो गया अगर ये जेनेटिक एपिलेप्सी थी। नॉर्मली ऑटोसोमल डोमिनेंट में भी हम 4 में से 2 सोच लेकर चलते हैं कि 4 में से 2 को दौरे पड़ेंगे। अब चारों को तो हाईली पेनिट्रेंट जीन है। अगर हम बात करें फैमिली हिस्ट्री की, सो यस, फैमिली हिस्ट्री ऑफ सीजर can be a risk factor for the offsprings, मतलब बच्चों में भी दौरे पड़ने का, but it is never one on one ever like कि अगर मदर को है तो बच्चे को होना ही होना है। तो कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो आप प्रेगनेंसी में आप ले सकते हैं कि एक बच्चे तक वो देखिए ऐसा तो कोई है नहीं। अगर आपको मिर्गी है तो आप द ओनली थिंग आप अपनी प्रेगनेंसी की ड्यूरिंग कर सकते हैं कि आप अपनी दौरे की दवाइयाँ रेगुलर लें।
क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम नहीं चाहते हैं कि आपको दौरा हो, क्योंकि वो आपके लिए और बच्चे के लिए दोनों के लिए हार्मफुल रहेगा। एंड दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सो जो वाइटामिन सप्लीमेंट्स होते हैं जैसे फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स एंड जो आपको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स आपके गायनेकोलॉजिस्ट में होते हैं वो आप रेगुलर लें, हेल्दी खाएं। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल एपिलेप्सीज विल बी ट्रांसफर्ड टू द चाइल्ड फ्रॉम द मदर। वो एक हमारा फर्स्ट एनवायरनमेंट होता है बच्चे के लिए। हम लोग हमेशा बात करते हैं जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल इंटरैक्शन का कोई भी डिजीज को बनने के लिए। तो वो उनको हम हेल्दी रखेंगे, माँ हेल्दी रहेगी, माँ खुश रहेगी, माँ अच्छा खा रही है, तो बच्चे को एक सेफ एनवायरनमेंट मिलेगा वो में, एंड इट इज लेस लाइकली फॉर ऑल दीज प्रॉब्लम्स टू अकर। कुछ प्राथमिक उपचार भी मौजूद है क्या एपिलेप्सी के, फर्स्ट एड्स जिनको जब भी दौरे पड़ते हैं तो हम लोग यही एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को कि अगर आपके फैमिली मेंबर को दौरा पड़ रहा है तो आप उनको सबसे पहले एक सेफ जगह पे लेटा दें, उतारकर उनको साइडवेज करवट दिलवा दें, ताकि उनके मुंह से जो झाग आ रहा है वो सीधे मुंह से बाहर निकले, वो अंदर की तरफ ना जाए, क्योंकि अंदर की तरफ जाएगा तो लंग्स में जाने का रिस्क रहता है, लंग्स में एसिड रहने का रिस्क रहता है। मुंह में कुछ नहीं डालना है, उंगली नहीं डालना है, कोई चम्मच नहीं डालना है, क्योंकि मिर्गी के दौरे इतने तेज आते हैं तो वो अगर आप अपनी उंगली डालते हो तो वो कट सकती है। और आप कोई जूता या जुराब सुनाने की भी जरूरत नहीं है। वो मिर्गी के दौरे हैं, वो 1 से 2 मिनट या 3 मिनट तक रहेंगे और वो अपने आप पेशेंट के चले जाके पेशेंट की होशी में जा सकता है। पर ऐसा उस वक्त ऐसे आप कोई ऐसा चीज ना करें कि जिससे आप सोचे कि वो अपने आप पटाएगा बॉडी को। तो उसके अलावा कोई टाइट क्लोथिंग है तो वो लूजन कर ले, एंड ऑफ कोर्स इन दी एंड कॉल फॉर हेल्प, इमरजेंसी के लिए कॉल करिए और पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट करें। अब कुछ मिथ्स ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि मिर्गी से जुड़े हुए बहुत मिथ्स हैं। एक तो आपने शुरू में ही बताया कि ये पागलपन नहीं, ये एक न्यूरो डिसऑर्डर है। मिर्गी जानलेवा हो सकती है, ये एक बहुत है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपको एकदम से दौरा पड़ा है तो कुछ भी मतलब ऐसा हो सकता है कि आप ये जान। इसमें 2 चीजें हैं। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, आप स्विम कर रहे हैं, आप किसी हाइट पे हो या आप किसी मशीनरी हैवी मशीनरी के पास है, वहां पे आपको अगर दौरा पड़ता है तो ऑफ कोर्स इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग और इट कैन कॉज अ सीरियस इंजरी टू द पेशेंट। तो दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। द सेकेंड पार्ट ऑफ इट इज कि अगर हमें दौरे बार बार पड़ते रहे तो कंटिन्यूअस दौरे की स्टेट को एक स्टेटस एपिलेप्टिकस का नाम दिया गया है। अगर कंटिन्यूअसली हमें दौरे पड़े तो वो एक लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क रहता है, क्योंकि सीजर एक हुआ, उसके बाद सेकंड हुआ, फिर थर्ड, क्लस्टरिंग हो गई सीजर्स की, तो वो ब्रेन के लिए और बॉडी के लिए सही नहीं होता है। एंड देयर इज वन मोर थिंग नोन एज सूडेप। सूडेप इज अ शॉर्ट फॉर्म निमोनिक। इट मीन्स सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ इन एपिलेप्सी पेशेंट। सूडेप का नाम क्या है, इसका हमें कोई कारण नहीं पता। जैसे कभी कभी होता है कि पेशेंट को दिल का दौरा पड़ा, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, तो जैसे वो अचानक से हार्ट रुक गया, उसी तरीके से सूडेप में भी अचानक से दौरा पड़ता है, उसके बाद पेशेंट का डेथ हो जाता है। तो इसका चांस एंड रिस्क बहुत कम है, इट इज वेरी वेरी रेयर। और इसके कारण हमें नहीं पता है, बट we cannot say that it does not happen. It does happen in 1 in maybe 1,000 or in lakh of patients who have seizures of epilepsy. आपने कहा कि बार बार दौरे पड़ना बहुत ज्यादा, उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट ने जैसे दवाइयां ली और अचानक से छोड़ दी, तो ब्रेक थ्रू सीजर्स आते हैं जिसमें बार बार दौरे आ जाते हैं। या आपको फर्स्ट टाइम सीजर्स हुआ है, मेडिसिन मिलने में लेट हो गया है और आप डॉक्टर के पास आ रहे हो, ऑलमोस्ट आपको 10-15 सीजर्स पड़ गए और फिर अब तब जाके डॉक्टर के पास आ रहे हो। जब भी एक सीजर पड़ता है तो द चांस टू गेट अ सेकंड सीजर बढ़ जाता है। सेकंड सीजर होता है तो चांस टू गेट अ थर्ड सीजर और डबल होता जाता है एक तरीके से। सो नंबर ऑफ सीजर्स हमेशा कम रहे, हमारा यही टारगेट रहता है, बिकॉज एक सीजर होता है तो इट इज ऑलवेज अ रिस्क टू गेट अनदर सीजर। अच्छा, आपने अभी एक बात कही थी जो बहुत अहम हो जाती है कि कई बार अगर आपको एपिलेप्सी है, आप ड्राइव कर रहे हैं, किसी ऐसे सिचुएशन में कि वहां अगर आपको दौरा पड़े तो वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो क्या कुछ ऐसा भी होता है जैसे कि अगर आपको वॉमिट आ रहा है, आपको नोजिया फील होता है, या कि आपको दौरे पड़ने से पहले कुछ सिम्टम या कुछ महसूस हो कि आप समझ पाए कि मुझे अभी जो है दौरा पड़ सकता है? सी ये इसको प्री इक्टल ऑरा कहते हैं। मैंने पहले भी मेंशन किया था कि हर पेशेंट में नहीं होता, बट कुछ पेशेंट्स को फील होने लग जाता है कि शायद मुझे दौरा है। एपिगैस्ट्रिक राइजिंग आने लग जाती है कि मतलब कुछ ऊपर की तरफ आ रहा है। कुछ लोगों को कुछ ऑडिटरी या कुछ विजुअल और कुछ कलर्स दिखने लग जाते हैं, या कुछ सुनना या कुछ स्मेल से आने लग जाता है कि कोई रबर बर्न कर रहे हैं।
तो सम पेशेंट्स, नॉट ऑल पेशेंट्स, कुछ पेशेंट्स को फील होने लग जाता है कि उनको सीजर आने वाला है। ओके। मिर्गी के दौरे के दौरान मुंह में चम्मच डालना या कोई चीज डाल देना, लोग कहते हैं कि दांत टूट जाएंगे डालो, ये सबसे पहला यही होता है कि अरे मुंह में कुछ डालिए, दांत नहीं कटकटानी चाहिए, ये कितना ठीक है? ये बिल्कुल नहीं करना है। जब मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो मुंह में ना आपको उंगली डालनी, ना चम्मच डालना है, ना पेशेंट को जुराब सुनानी है, बिकॉज वो इतने फोर्सफुली होता है कि वो आपकी उंगली कट सकती है। आप कुछ रुमाल या कुछ और अगर मुंह में डालते हो तो वो अंदर गले में जाके फंस सकता है। तो ये सेफ प्रैक्टिसेस नहीं है, ये नहीं करनी। एक मिथ ये भी आपने भी कहा कि गले में जाके कोई चीज फंस सकती है अगर आप डालते हैं। एक मिथ है कि इस दौरे में जो पेशेंट है वो अपनी ही टंग को निगल लेते हैं, कुछ ऐसा भी है? नहीं, टंग निगलना तो पॉसिबल नहीं है, इट इज अ मिथ। टंग कट सकती है क्योंकि जब आपके दौरे हो रहे होते हैं तो आपका जॉ ऐसे जो टीथ क्लेंच कर रहे होते हैं तो बीच में जीभ आके कट सकती है, जीभ कट जाती है, पर जीभ निगलना पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। मिर्गी का जो भी मरीज है उसके लिए लाइफ को लीड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें कभी भी दौरे आ सकते हैं। ये कितना ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है कि पेशेंट आम लाइफ नहीं जी सकता है। पेशेंट अगर वेल कंट्रोल्ड है तो वो हमारे एपिलेप्सी के पेशेंट सब कुछ कर रहे होते हैं, मतलब वो अपनी जॉब कर रहे होते हैं, दे आर मैरिड, बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे कोई नहीं है कि आप आम लाइफ नहीं जी सकते हो। इट इज जस्ट अ मेडिकल कंडीशन इन विच आपको दवाइयाँ लेनी है। किसी दिन आपकी दवाई मिस हो जाती है तो दौरे पड़ने का चांस रहता है। उस दिन आप थोड़ा सा कॉशन रहे और अपने दवाई टाइमली लें, बट आप एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। उसमें कोई हैंडीकैप नहीं है कि आप काम नहीं कर सकते हो। मिर्गी से आपके आईक्यू या आपकी मेंटल एबिलिटी या फिजिकल एबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये अगला सवाल था। ये बहुत बड़ा मिथ है कि लोगों का मानना है कि अगर किसी को एपिलेप्सी है या मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं तो वो दिमागी रूप से बीमार है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका मेंटल आईक्यू का कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखिए, अगर कोई बचपन से ही मेंटल रिटार्डेशन इज और मेंटली चैलेंज्ड इज समथिंग डिफरेंट, उसके साथ एपिलेप्सी हो रहा है वो अलग बात है। बट पेशेंट जिनको सीजर्स पड़ रहे हैं उनको आईक्यू या मेंटल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं। मिर्गी के लिए आपने कई बार एक चीज बोली ना कि जुराब या जूता सुंघाना, टोटके बहुत किए जाते हैं, तो आप क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो ये बंद करें, इससे ठीक नहीं होगा? एपिलेप्सी ऐसी कंडीशन है जिससे रिलेटेड हमारे बहुत सारे टैबूज हैं, अपना खुद का घरेलू नुस्खे हैं, वो सब ना करें। आपको अगर दिल का दौरा पड़ता है या आपको सिंपल एज फीवर पड़ता है तो आप दवाई लेते हैं, उसी तरीके से मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो आप उसकी दवाई लें। इसका कोई झाड़ फूंक या भूत प्रेत से लेना कोई मदद नहीं मिलेगी कि दौरे कंट्रोल हो जाए। और एक प्रॉपरली एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा के फॉलो अप में रहे ताकि आपका ये डिसाइड हो पाए कि आपकी दौरे की दवाई कितनी डोज पे कैसे चलनी चाहिए, कितने साल तक चलनी चाहिए और कब इज द राइट टाइम कि हम उसको बंद कर सके। मुझे ब्रीफ में बता सकते हैं कि जब आपको एपिलेप्सी है तो ब्रेन फंक्शन में किस तरह से, मतलब आपने कहा कि एक डिसऑर्डर है, तो वो डिसऑर्डर बेसिकली है क्या, किस तरह से? देखिए, इन सिंपल वर्ड्स इट इज लाइक अ मिसफायरिंग। जैसे आपका इलेक्ट्रिकल वायर्स है उसमें स्पार्किंग हो गई, उसी तरीके से ब्रेन की स्पार्किंग हो जाती है। मतलब जो दौरे के डिस्चार्जेस होते हैं, जो एक करंट चल रहा होता है ब्रेन में, उसकी हाइपर सिंक्रोनाइजेशन हो जाती है। वो करंट एड अप करके एक मिर्गी के फिट्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बहुत सारे केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल बेसिस भी है। तो वो एक तरीके से यही है कि ब्रेन में एक ओवर एक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस के कारण ये मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं और उसका कॉज कुछ भी हो सकता है, जेनेटिक से लेके इन्फेक्शन तक, ब्रेन ट्यूमर्स तक कुछ भी कॉज हो सकता है। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो ज्यादा रिस्क पर है मिर्गी की? कोई ऐसी बीमारी मैं नहीं आपको बोलूंगी। लाइक आई टोल्ड यू, ब्रेन इन्फेक्शंस, जिनको ब्रेन में इन्फेक्शंस है उनको दौरे पड़ सकते हैं। जिनको बचपन में बुखार के साथ दौरे आए, जिनको फिब्राइल सीजर्स कहते हैं, या जिनकी फैमिली हिस्ट्री सीजर्स के लिए, तो दे आर प्रीडिस्पोज्ड फॉर दौरे। बट उसका मतलब ये नहीं कि अगर उनकी फैमिली में तो उनको भी पक्का होएगा। ये थी मेरे साथ डॉक्टर नेहा कपूर, जिन्होंने एपिलेप्सी या मिर्गी से जुड़ी तकरीबन सभी जानकारी आपको दी। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसके बाद कोई और दीपू अपने स्कूल से वंचित नहीं रहेगी। मेरे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। मैं अनीता शर्मा आपसे जल्द ही फिर मिलूंगी। शुक्रिया।